प्यारे बच्चों, पाठ 5 के अंत में हमने पढ़ा कि मीनू मेरठ चली जाती है वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ वो हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल उसके लिए अभी नई नई जगह है, इसलिए उसकी अभी वहाँ ज़्यादा सहेलियाँ नहीं थी। मीनू अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी किताबों को देती थी, अर्थात वह पढ़ती रहती थी। ऐसे ही एक दिन किताब हाथ में लिए हुए वह अपने अतीत की स्मृतियों में खो जाती है। उसे याद आता है वो दिन जब वह छोटी थी। तब एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा था कि बेटी, तुम पढ़ लिख कर बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो। नन्ही सी मीनू ने उन्हें जवाब दिया कि पिताजी, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी, मुझे वकील बनना अच्छा लगता है। पास में मीनू की माँ बैठी हुई थी। मीनू की बात सुन करके उन्होंने मीनू से कहा कि अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है, कौन पढ़ाएगा तुम्हें इतना, हम तो बस 18 साल की उम्र में ही तुम्हारी शादी कर लेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी लड़कियों को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता है, लड़कों की तो बात और है। माँ की ये बात सुन करके मीनू के दिल को ठेस पहुंची। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, अपनी हर कक्षा में प्रथम आती थी। बचपन से ही उसका सपना था अपने पांव पर खड़े होने का, कुछ बनकर दिखाने का। मीनू अभी अपनी अतीत की स्मृतियों में ही खोई हुई थी। कितने में उसके रूम पार्टनर माया कमरे में आती है और वह उसे बताती है कि उसके पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। पिताजी का नाम सुनते ही मीनू प्रसन्न हो जाती है और वह सीधे गेस्ट रूम की तरफ भागती है। 2 दिन बाद ही दयाराम जी उससे मिलने आ गए। फिर भी मीनू को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंबे अरसे के बाद अपने पिताजी से मिल रही हो। जैसे मीनू ने अपने पिताजी को देखा, वह बड़ी ही प्रसन्न हुई। माँ ने उसके लिए काफ़ी सारा सामान भेजा था। हालांकि उसको 2 ही दिन हुए थे, परंतु पहला अनुभव था, पहली बार वो घर से बाहर गई थी। दयाराम जी को भी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो 2 दिन बाद ही उससे मिलने मेरठ पहुंच गए। माँ ने उसके लिए ढेर सारा सामान खाने पीने का भेजा था उनके साथ में। 1 घंटा दयाराम जी वहाँ रुकते हैं, दोनों के बीच में बातें होती है। फिर दयाराम जी वापस मीरापुर आ जाते हैं, परंतु मीनू घर की यादों में खो जाती है। पाठ 6 में बताया गया है कि उधर दूसरी तरफ मायाराम जी के घर में जो है चर्चा का विषय था धनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा धनीमल जी की प्रशंसा सुनाई देती थी। उनका तो ऐसा मानना था कि धनीमल जी जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। उसका भी आखिर अपना स्वाभिमान था। अभी हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई थी। ईश्वर की कृपा से पैसों की भी कोई कमी नहीं थी उसके पास में। वह मन ही मन सोचता है कि फिर भी सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं। मीनू का भोला भाला सांवला सलोना चेहरा पहली नज़र में ही अमित का दिल मोह गया था, अर्थात पहली मुलाकात में ही उसे मीनू पसंद आ गई थी। कितना बुरा लगा था अमित को उस समय जब मीनू के घर में मना कर दिया गया, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने माँ और पिताजी के सामने बोल सके। एक दिन उसने अपनी माँ के सामने कहने का साहस जुटाया। अमित ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है? जो तुम इतनी उतावली हो रही हो तुम उसे इस घर में लाने के लिए। इस पर माँ कहती कि नहीं बेटा, मैंने उसे नहीं देखा है, परंतु फोटो तो अच्छा है, क्या वह देखने में बुरी है?
इस पर अमित कहता कि माँ, मीनू में भी क्या कमी है देखने में, ठीक ही है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह सारे काम करने में निपुण है। साथ ही साथ अमित ने यह भी कहा कि माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में, एक एक्सपर्ट हाउसवाइफ के रूप में घर को संभाल सकेगी। इस पर माँ कहती कि अरे अमित, लगता है कि मीनू ने तुम्हें पूरी तरह आकर्षित कर लिया है। पता नहीं सरिता में तुम्हें क्या कमी दिखाई दे रही है। माँ की बात सुनकर अमित कहता है कि बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है माँ। जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया तब उन सबके दिल पर क्या बीती होगी। उदास होकर के अमित ने अपनी माँ से प्रश्न पूछा। इस पर माँ कहती कि बस इतनी सी बात सोच रहा है। फिर माँ कहती है कि अमित, तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो, एक ही बहू घर में आनी है, 2-4 जगह से पसंद करके ही तो बहू ली जाएगी घर में, और फिर शादी गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है बेटा, जो जब चाहे शादी कर लें और जब चाहे छोड़ दें। जिंदगी में एक ही बार होता है विवाह। इस पर अमित कहता है कि मैं भी यही कह रहा हूँ माँ, कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। इतने बड़े घर की लड़की आकर तुम्हें आराम दे सकेगी? क्या तुम्हारे काम में मदद कर सकेगी? इस पर माँ कहती कि यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, नौकर रख लेंगे। क्या जरूरत है बहू को घर में आकर काम करने की? और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे काम करना कहाँ आता होगा। घर में नौकर ही तो काम करते होंगे उनके वहां। इस पर अमित कहता है कि तुम सब समझती हो माँ, तुम सब जानती हो। साथ ही साथ उसने कहा कि माँ, मौसी की हालत देखती हो तुम। बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की लाई थी। देख लिया ना उस सुंदर सलोनी बहू ने क्या हालत बना रखी है मौसी जी की। इस पर माँ कहती है कि हाँ वो तो है बेटा। माँ सोच में पड़ जाती है। अमित कहता है कि मौसी जी घर का सारा काम करती रहती है। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू से कहती है तो वह यही उत्तर देती है कि माँ जी मुझे नहीं आता ये काम, मैंने तो कभी अपने मायके में काम किया ही नहीं है। हमारे घर में तो कई नौकर चाकर रहते हैं, इसलिए हमें काम करने की आदत नहीं है। घर के काम से उसे कोई मतलब नहीं है माँ। और वैसे हाँ, क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं है। आगे अमित अपनी बात जारी रखता है। माँ से कहता है कि माँ, अब तो वह एक बच्चे की भी माँ बन गई है, पर उसे तो अपना क्लब ही प्यारा है। बच्चे को भी मौसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। अमित कहता है कि माँ, एक दिन मैं मौसी के घर गया था। मौसी जी को तेज बुखार था, परंतु उस बुखार में भी वह घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही साथ उस छोटे बच्चे को भी संभाल रही थी। मुझे तो बहुत अधिक दया आ गई माँ मौसी पर। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास होने लगा कि न जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आकर एक अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी या नहीं। अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में बाहर एक कार आकर रुकी। धनीमल जी ने उस कार से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे उनका जो ड्राइवर था फल की एक पेटी लेकर आ रहा था। घर में अमित के पिताजी मायाराम जी उस समय नहीं थे, इसलिए अमित ने ही उनकी कुशलक्षेम पूछी, उनकी राजी खुशी पूछी और उन्हें सम्मान से ही जो घर में बिठाया। पिताजी के अनुपस्थिति में उसका ही कर्तव्य था कि वह घर आए मेहमान का स्वागत करे। लेकिन धनीमल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह समझता था कि वे अपने पैसे का जादू डालकर सबका मन मोह लेना चाहते हैं। अमित का मानना था कि जब अभी रिश्ता ही पक्का नहीं हुआ तो फल किस बात के। अमित से नहीं रहा गया। उसने धनमल जी से पूछ ही लिया कि ये फल क्यों ले आए आप, इन सब की क्या जरूरत थी। इस पर धनीमल जी कहते हैं कि बेटे, कश्मीर से 4 पेटी सेब मंगाए थे। मैंने सोचा एक पेटी
अमित बेटे के घर भी ले चले, खाकर देखो बेटा बड़े मीठे सेब हैं। उनकी बात सुनकर के अमित को क्रोध आ गया। इससे पहले कि वह उनको जवाब देता, वो उनको जवाब देने ही वाला था कि इतने में मायाराम जी घर पर आ गए। मायाराम जी को घर में आते ही देखकर अमित वहां से उठकर बाहर चला गया और सीधा जाकर अपनी माँ के पास बैठ गया। अमित काफी उदास था। अमित का उदास चेहरा देखकर माँ ने पूछा, बोले बेटे क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गए हो तुम? क्या कोई समस्या है, कोई परेशानी है? अमित ने माँ से कहा कि माँ अभी कोई बात नहीं हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए हैं और कहते हैं कि कश्मीर के मीठे सेब हैं, जैसे कभी हमने मीठे सेब खाए ही नहीं है। गुस्सा करते हुए अमित ने ये अपनी माँ से कहा। इस पर माँ उसे समझाते हुए बोलती है कि बेटा इसमें इतना गुस्सा होने की बात क्या है, जब संबंध जुड़ जाते हैं तब खाली हाथ नहीं जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया है, इतना गुस्सा करने से क्या फायदा है बेटा। अर्थात उनका कहना है कि उनसे हमारा संबंध जुड़ गया है, इसलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि खाली हाथ कैसे जाऊं, इसीलिए वो फल लेकर के आए हैं, इसमें तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस पर अमित कहता कि अच्छा माँ, तो तुम भी उनका ही पक्ष में बोल रही हो। ठीक है, तो तुम सबने सरिता को इस घर में लाने की ठान रखी है। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अमित वहाँ पड़ा हुआ समाचार पत्र उठाता और उसे पढ़ने लगता है। धनीमल जी वैसे आज वहाँ सरिता को दिखाने के लिए दिन निश्चित करने आए थे कि कब वो सरिता को देखने आ सकते हैं। आशा है कि आपकी समझ में पाठ 6 आ गया होगा। फिर मुलाकात होगी पाठ 7 के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।